हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मोकामा क्लासेज में मैं अवधेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इधर 2-3 दिन से वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी निजी समस्याएं थी और जो भी छूट गया है मैं उसे बीच में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज से हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये 2001 से 2014 के बीच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पे। पहला सवाल है, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। मुग़ल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? मुग़ल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? या पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ये सभी एक ही सवाल से संबंधित है। जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था और पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। ये जो है बाबर का जो जन्म हुआ था वह 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था और बाबर का ही पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की भारत में और पानीपत का प्रथम युद्ध में लोदी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उसको हरा करके उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। जब बाबर पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का था। इब्राहिम लोदी के समय में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है और बाबर के बीच में हुआ है। तो बाबर जब पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोदी विराजमान था। जब बाबर पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी वंश सन 1526 में उसका अंत करके बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। लोदी वंश का पतन कब हो गया? 1526 में, और उस समय मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई बाबर के द्वारा। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर प्रथम बार भारत में जो प्रवेश किया था वो पश्चिम में प्रवेश किया था। वो किस जगह से? तो पंजाब से उसने प्रवेश लिया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। बाबर का प्रथम आक्रमण जो था भारत पर 1518 से 1519 ईस्वी में भीरा पर था, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1518 से 1519 ईस्वी में भीरा पर हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। मुग़ल शासकों का सही कालक्रम जो है कौन था? तो मुग़ल शासकों का सही कालक्रम में जो है सो पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां। तो मुग़ल शासकों में जो सही क्रम है उसमें बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां है। 1526 में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की।
1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक बना। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने पर जहांगीर तथा 1627 में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां शासक बना। तो बाबर 1530 के बाद उसका पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, इस तरह से गद्दी पर बैठता गया। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं जो था 2 बार शासन किया। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। हुमायूं जो है 2 बार गद्दी पर बैठा था। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने उसे पराजित कर दिया। हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार होती है। पुनः सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो अफगान शासक सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और हुमायूं फिर से अपने साम्राज्य पर अधिकार पा लेता है। मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। मुगल सम्राटों में अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अकबर का सबसे पहला उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना, उनमें यह एहसास जगाना कि वे एक राष्ट्र के वासी हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। इसके साथ ही उसने पूरे राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित की थी तथा सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य किया। इसके कारण उसे एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। उसने जो है पूरे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित की तथा सामाजिक एकता और संस्कृति उत्थान के लिए कार्य भी किए, जिसके कारण से उसे राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना जो है बादशाह अकबर द्वारा की गई थी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी? तो दीन-ए-इलाही धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना, एक धार्मिक संप्रदाय था, की स्थापना अकबर ने की थी। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। इसकी सदस्यता का द्वार सभी धर्मों के लिए खुला हुआ था। शिष्यों की दीक्षा हेतु रविवार का दिन निश्चित था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र जो था बीरबल हिंदू था जिसने इसे स्वीकारा था, और दीन-ए-इलाही जो धार्मिक संस्था था उसके प्रधान पुरोहित का नाम क्या था? अबुल फजल। एकमात्र बीरबल ऐसा था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म हिंदू में स्वीकारने वाला एकमात्र था। अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक जो था कौन था? तो बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक था जब अकबर छोटा था। अकबर का संरक्षक बैरम खां कड़ाकुइलू तुर्क था।
अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां, कड़ा, कुइलू तुर्क था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां को मक्का जाते समय मुबारक खां ने हत्या कर दी। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम ने अकबर से विवाह कर लिया तथा पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया। अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां, करा, कुइलू तुर्क था और बैरम खां जो है 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। जब बैरम खां मक्का जा रहा था तो उसे एक अफगान का जो था, मुबारक खां अफगान का था, उसने हत्या कर दी उसकी। उसके बाद बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उससे अकबर का निकाह हुआ है, विवाह हुआ है। उसके बाद पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया। बैरम खां की जो विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया तथा पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया। निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में से एक मुगल शासक का तकदीर बदल दी? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें भारत में मुगल शासकों की तकदीर बदल दी गई। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में मुगल शासक अकबर की तकदीर बदल दी। इस लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से पुनः पहचान हो सकी। ये जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक पहचान जो है सो पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ 1556 में, वो अकबर के समय में उसने अकबर की तकदीर बदल दी थी। निम्नलिखित में से किस राजदूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश का जो शासक था उसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, जो राजपूत वंश से संबंधित है। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज था। अकबर के समय वहां का शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था। अकबर के समय वहाँ का जो शासक था राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके जो पुत्र थे महाराणा प्रताप, उसने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया था। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के समय में जो राजकीय धर्म इस्लाम था उसे समाप्त कर दिया गया था। अकबर के समय में इस्लाम धर्म को समाप्त कर दिया गया था। अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिया और दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया। 1582 में अकबर ने सभी धर्म को समान अधिकार दिया और दीन इलाही धर्म की स्थापना की। फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो है सो अकबर के दरबार में था। फैजी अकबर का दरबारी कवि था। इसने अनेक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत। अनेक हिंदी पद रचनाओं का श्रेय भी फैजी को ही जाता है। फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अकबर ने जो है सो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, वो भी फैजी के अधीन। फैजी जो था फारसी में अनुवाद किया था बहुत सारे ग्रंथों का, जैसे लीलावती, महाभारत का फारसी अनुवाद, लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था, जो कि अकबर का दरबारी कवि था। हिंदी पद रचनाओं का भी श्रेय फैजी को ही जाता है। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो अकबर जो है सो सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया था।
मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर एक धर्म सहिष्णु एवं प्रगतिवादी सोच का शासक था। उसने दिल्ली पर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। मुगल शासक में जो था अकबर जो था उसने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास, अर्थात महेश दास मूल नाम था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंहवाल तहसील के घोघड़ा गांव में 1528 में जन्मे महेश दास को मुगल साम्राज्य अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से विभूषित किया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता एवं हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपने दरबार में नवरत्न में शामिल कर लिया था। देखिए ये है 1528 और इस्लाम धर्म दीन इलाही धर्म है 82 1582। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है सो 1576 में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो है सो कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 को मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें मुगल सेना विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। एक तरफ मुगल सेना थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मानसिंह तथा आसफ खां ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 1576 में। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, जो फतेहपुर सीकरी में है। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था? अकबर जो है बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में, वो किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह विजय 1572 ईस्वी में हुई थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया गया था अकबर के द्वारा 1572 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? बुलंद दरवाजा जो है सो किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी किस इमारत का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है? फतेहपुर सीकरी किसी इमारत का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है। फतेहपुर सीकरी जो है एक इमारत का नाम नहीं है बल्कि एक शहर का नाम है। फतेहपुर सीकरी एक शहर है जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित कराया गया था। बुलंद दरवाजा यहीं बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी कोई इमारत नहीं है। फतेहपुर सीकरी एक शहर का नाम है। फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना अकबर ने की थी और फतेहपुर सीकरी शहर में ही बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी। सलीम का जन्म सीकरी में हुआ था, अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय किया। 1572 से 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है सो किसने किया था? तो बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। और सलीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? तो गुरु रामदास को जो है सो अकबर ने जमीन दान में दिया था और उसने अमृतसर शहर को बसाने के लिए उसने जमीन को दान किया था। अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास
से प्रभावित होकर 1577 में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अकबर जो था वह सिखों के जो चौथे गुरु रामदास थे, उसको 1577 में 500 बीघा जमीन दिया, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था, और यहीं पर अमृतसर नगर बसाने का भी बात हुआ। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अकबर ने किसे दीवान का दर्जा दिया था? तो अकबर जो है सो मुजफ्फर खां तुर्बती को जो है सो दीवान का पूर्ण दर्जा दिया था। दीवान शब्द फारसी का मूल शब्द है। दीवान शब्द जो है फारसी का मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया था। अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान का दर्जा प्रदान किया। राजा टोडरमल एवं एवाज शाह मंसूर इसके अन्य प्रमुख दीवान थे। दीवान की उपाधि से अकबर जो है सबसे पहले मुजफ्फर खां तुर्बती को दिया था। उसके बाद टोडरमल और एवाज शाह मंसूर भी इसके प्रमुख दीवान बने थे। टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल जो है टोडरमल भूमि सुधार कार्य से संबंधित है। टोडरमल का क्या काम था? तो भूमि सुधार के कार्य को देखभाल करते थे। अकबर ने सरकारी पद पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया था। उसने टोडरमल, मानसिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे। ये भूमि सुधार कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा था, कहाँ की रानी थी? चांद बीबी जो है सो अकबर को बरार प्रांत सौंपा था, वह कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी बीजापुर की शासिका थी। उसने बरार प्रांत को अकबर को सौंपा था। चांद बीबी बीजापुर की रानी एवं अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के जो शासक थे बुरहान उल मुल्क उसकी बहन थी। 1596 में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हो गई, जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक ही था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। नए शिशु सुल्तान ने बरार मुगल साम्राज्य को अर्पित कर दिया। सम्राट अकबर द्वारा किसको श्री कलम की उपाधि प्रदान की गई? सम्राट अकबर द्वारा श्री कलम की उपाधि किसको प्रदान की गई? तो अब्दुस समद को जो है सो श्री कलम, समद को है श्री कलम, ठीक है ना। समद को श्री कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। अबू समद को अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी। यह अपने समय का कुशल चित्रकार था। देखिए, समद श्री कलम समद को दिया था, और ये जो समद था ये चित्रकार था। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। बाद में मुल्तान का दीवान भी इसे नियुक्त किया गया था। अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र के दरबार में थे मियां तानसेन, जो कि बाद में अकबर के दरबार में आ गए थे। तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 में सतना के निकट बछौड़ा में हुआ था। तानसेन 1555 से 1562 तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे तथा 1562 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आए। तो तानसेन का असली नाम क्या था? वे रामचंद्र के दरबार में दरबारी संगीतकार थे और उनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था।
अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए कौन सा कथन अति मुख्य है? तो अकबर को सच्चा महान शासक बनाने के लिए इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वह उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में मिलाने की कोशिश की थी। अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा जो है सो कौन सा कार्य किया गया? तो उसके द्वारा भारत को एक राष्ट्र में जोड़ने की कोशिश जो की गई वही महत्वपूर्ण है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है तानसेन, बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? ये तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में ये संगीतज्ञ थे, सुप्रसिद्ध थे? तो अकबर के समय में ये थे। तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे मिली थी? तो तानसेन को मिली थी। और किसने दी थी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि? तानसेन को अकबर ने दी थी। तानसेन और बैजू बावरा दोनों अकबर के शासनकाल में उनके संगीतज्ञ थे। संसार में प्रथम बारूद का आविष्कार, गन पाउडर का आविष्कार हुआ था, ये चीन में हुआ था। सर्वप्रथम बारूद अर्थात गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। संसार में सर्वप्रथम बारूद अर्थात गन पाउडर का प्रयोग करने वाला देश चीन को माना जाता है। न्याय की चेन या न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तित्व दायित्व मानता था, अतः उसने आगरा के किले के शाहबुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज के सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे। न्याय की फरियाद यदि इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय जहांगीर करता था। अर्थात न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जो है सो जहांगीर ने लगवाई थी, और वह जो है सो आगरा के किले तथा यमुना के किनारे के बीच उसने जंजीर को लगवाया था। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला मुगल शासक जहांगीर था। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया गया था। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो नूरजहां का नाम जो है सो सभी मुगल फरमान और सिक्कों पर लिखा जाता था। उस मुगल महारानी का नाम जिसका सभी मुगल फरमान और सिक्कों पर लिखा जाता था नूरजहां है। नूरजहां के प्रेम में जहांगीर इस कदर दीवाना था कि धीरे धीरे राज्य के कार्यों में नूरजहां हस्तक्षेप करने लगी थी। इसी कारण जहांगीर के नाम के साथ मलिका नूरजहां का नाम भी सिक्कों पर अंकित किया जाता था। शाही फरमानों पर सम्राट के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाता था। भूमि अनुदान के पत्रों पर भी उसका नाम की छाप को अंकित करना अनिवार्य था। महाबत खां पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? महाबत खां पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? तो ये जो कहता है महाबत खां की सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती अलोकप्रियता, दूसरा नूरजहां का धैर्य, साहस और दूरदर्शिता। महाबत खां पर नूरजहां की विजय का क्या कारण था? तो महाबत खां की सेना में राजपूत सैनिकों की जो बढ़ती अलोकप्रियता थी वो, तथा दूसरा नूरजहां का धैर्य, साहस और दूरदर्शिता। महाबत खां एक महान सेनानायक था जिसने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों के बल पर अमीर उल उमरा की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इस प्रकार
तो महाबत खां एक महान सेनानायक था जिसने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों के बल पर अमीर उल उमरा की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। शहजाद खुर्रम को अवलंब देकर गौरव और समृद्धि के सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाने वाला प्रभुतामयी बेगम नूरजहां ने जब युवराज बनने की बारी आई तो अपने जमाता शहरयार का पक्ष लेते हुए खुर्रम की उम्मीदों को धूल में मिला दिया तथा आत्मरक्षा हेतु विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल में एक सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे और वे पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो चूड़ामन के समय में। हालांकि राजाराम के नेतृत्व में 1680 में ही जाट शक्तिशाली होने लगे थे। चूड़ामन के नेतृत्व में वास्तव में जाटों ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया तथा भरतपुर में जाट राज की स्थापना की। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी शाहजहां के समय में। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया जो 1648 में पूरा हुआ। इस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। इस नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध था। इस किले को प्राचीरों को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था, इसीलिए यह लाल किला कहलाता है। अर्थात लाल किला का जो निर्माण है वह शाहजहां के समय में दिल्ली में हुआ है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम युग के नाम से किस मुगल सम्राट के शासनकाल को जाना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल की सुख समृद्धि तथा संस्कृति की बहुमुखी उन्नति के आधार पर उसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? शाहजहां जो है सो मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1628 ईस्वी में जो है सो शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। फरवरी 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां जो है सो फरवरी 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था और आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था और इसने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ताजमहल को किसने बनवाया? ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को जो है सो किसने बनवाया था? तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल का डिजाइन जो तैयार किया था, ठीक है, वो कौन था? तो ताजमहल का डिजाइन जो तैयार किया था वो उस्ताद ईसा खां था। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में हुआ था। इसे उस्ताद ईसा खां ने बनवाया था। ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग था? ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग था? तो भारत और
फारस के सहयोग से ताजमहल का निर्माण हुआ था? फारस या पर्सिया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने भारत और पर्सिया अर्थात फारस के विशेषज्ञ के सहयोग से लिया था। उसमें विशेषज्ञों का सहयोग लिया था। इसका प्रधान मिस्त्री फारस का ईसा खां था। इसका मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी। हावेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा कहा था। तो इसका जो है सो निर्माण किया था ईसा खां ने, और इसका स्थापत्य जो था वो अहमद लाहौरी था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल को मल्लिका ए ज़मानी की उपाधि भी प्राप्त थी। मुमताज महल को अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है। मुमताज महल का जो मूल नाम है वो अर्जुमंद बानो बेगम है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वो संगमरमर से करवाया था। ताजमहल जो बना हुआ है वह संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। मुमताज महल को अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ताजमहल के निर्माण में कहाँ का संगमरमर प्रयोग किया गया था? तो मकराना। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है वह संबंधित है तो शाहजहां से। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस संबंधित है शाहजहां से। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह सिंहासन बेबादल खां की देखरेख में बना था। यह 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित था, जिस पर रत्न जड़ित दो मोरों की आकृतियां थी। सम्राट के आसन तक पहुंचने हेतु इसमें 3 रत्न जड़ित सीढ़ियां लगी हुई थी। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? यह तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और यह जो है सो बेबादल खां की देखरेख में बना था। औरंगजेब की मां कौन थी? तो औरंगजेब की जो मां थी वह मुमताज महल थी। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो मुमताज महल का पुत्र था। उसकी मां का नाम मुमताज महल। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र थे: दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र हुए: दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। जहां आरा, रोशन आरा तथा गोहन आरा शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थीं। अर्थात शाहजहां और मुमताज महल के कुल 7 संतान थे, जिसमें 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। उनके पुत्र का नाम था दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, जबकि पुत्री का नाम था जहां आरा, रोशन आरा तथा गोहन आरा। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो चूड़ामन जो है सो औरंगजेब के समय में जो है सो भरतपुर की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय में चूड़ामन जो जाट नेता था उसने भरतपुर की स्थापना की थी।
मुगलकालीन प्रसिद्ध जाट नेता राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की। उसने जाटों का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह जारी रखा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? संभाजी को फांसी की सजा किसके शासनकाल में दी गई थी? तो औरंगजेब जो है सो संभाजी को फांसी दिलवा दिया था, जो कि मराठा प्रमुख थे। मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया था, जिससे औरंगजेब इससे रुष्ट हो गया और फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया। 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोडेगांव में इनकी हत्या करवा दी। किस सिख नेता ने कि इस्लाम धर्म ना ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने जो है सो किस सिख गुरु की? तो तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। और क्यों करवाई थी? तो इस्लाम धर्म ग्रहण ना करने के कारण औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन के पुत्र तेग बहादुर की इस्लाम धर्म ना ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने दिसंबर 1675 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो छत्रसाल। बुंदेलों का नेतृत्व किसने किया था? तो छत्रसाल ने किया था औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। चंपत राय का पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था। इसने मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। चंपत राय का पुत्र था छत्रसाल। उसने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था। मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ इसी ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी सूची सही है, उसके बारे में जानना है। तो ये जो सूची है सी सही है। हम लोग इसकी व्याख्या सीधे सीधे देख लेते हैं। अर्थात ए का 4 हैदर अली जो है युद्ध कला से संबंधित है। बी का 3 कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य से संबंधित है। शेरशाह सूरी जो है सो सड़क और भूमि सुधार से संबंधित है। अफगान और तुर्क जो है सो मकबरा और मेहराब के निर्माण से संबंधित है। हैदर अली युद्ध कला में प्रवीण था। उसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में अंग्रेजों को पराजित किया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य में विशेष योगदान दिया था तथा अमुक्त माल्यद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण और भूमि सुधार में विशेष योगदान दिया। अफगान और तुर्कों ने अनेक मेहराबों और मकबरों का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह ने 1738 में गजनी और काबुल तथा लाहौर पर आक्रमण किया। नादिर शाह जो है सो 1738 में गजनी पर आक्रमण किया, काबुल पर और लाहौर पर। उसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया। 24 फरवरी 1739 को दिल्ली में उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा तथा दरिया नूर हीरा भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह जो है सो गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया। उसके बाद उसने
दिल्ली में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया। नादिर शाह जो है सब जब दिल्ली से वापस जा रहा था तो मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा तथा दरिया ए नूर हीरा भी अपने साथ ले गया। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनवाई गई? तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। मध्यकालीन भारत का कौन सा शासक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने का श्रेय किसको जाता है? तो शेर शाह सूरी को जाता है। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों में 4 सड़कें बहुत प्रसिद्ध है। पहली सड़कें सोनारगांव जो कि बंगाल से प्रारंभ होकर आगरा, दिल्ली, लाहौर होती हुई सिंधु नदी तक समाप्त हुई। 1500 कोस लंबी यह सड़क ए आजम के नाम से पुकारी जाती थी। आजकल इसी का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक तथा तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक तथा चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक गई थी। अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है उसको शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और आपको अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मोकामा क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से शेयर करें। मैं इसी तरह आप लोगों के बीच रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।